पैसों के बारे में सोचना मतलब सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हम सबके अंदर कुछ ऐसे मानसिक जाल बिछे होते हैं जो चुपके चुपके हमारी मेहनत की कमाई को खत्म कर देते हैं। तो आज चलिए इन्हीं मानसिक जालों को समझते हैं जो असल में हमारे फाइनेंशियल भविष्य को बना या बिगाड़ सकते हैं। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जब पैसे की बात आती है तो कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतनी समझदारी के बाद भी हम पैसों से जुड़ी गलतियां कर बैठते हैं? और इसका जवाब पता है क्या है? वो ये है कि पैसा लॉजिक से नहीं चलता, पैसा चलता है साइकोलॉजी से। हमारे जितने भी फाइनेंशियल फैसले होते हैं ना, वो तर्क से कम और हमारी भावनाओं, हमारे पुराने अनुभवों और हमारे अंदर बैठे डर से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत सोच समझकर फैसला ले रहे हैं, पर असल में कहानी कुछ और ही चल रही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले जाल से, आत्मधारणा का जाल। मतलब हम खुद को और अपने तजुर्बों को किस नज़र से देखते हैं, यही हमारे पैसों से जुड़े रिश्ते की नींव रखता है। देखिए, मॉर्गन हाउसेल एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि लोग पैसे के मामले में अजीब हरकतें तो करते हैं, लेकिन असल में कोई पागल नहीं है। हर किसी के पास अपनी एक कहानी होती है, अपना एक अनुभव होता है जो ये तय करता है कि वो पैसे को कैसे देखेगा। सोचिए, एक स्टॉक ब्रोकर जिसने 1930 की महामंदी में अपना सब कुछ गंवा दिया, वो शायद जिंदगी में दोबारा कभी बाजार में पैसा ना लगाए। वहीं एक टेक इंजीनियर जो 90 के दशक के .com बूम में अमीर बना, वो ऐसे रिस्क लेगा जिनसे बाकी लोग डरेंगे। या कोई जिसने 2008 के आर्थिक संकट के ठीक बाद नौकरी ढूंढनी शुरू की, हो सकता है वो जिंदगी भर शेयर बाजार के नाम से ही घबराए। दुनिया एक ही है, पर उसे देखने के हजारों नजरिए हैं। हम सब अपने अनुभवों के एक छोटे से बुलबुले में जीते हैं, और वही बुलबुला तय करता है कि हमें दुनिया कैसी दिखेगी। अब ये जो कहानी है ना, ये सफलता और असफलता के बारे में हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि सफलता मतलब मेहनत और असफलता मतलब गलती, पर सच्चाई इतनी सीधी नहीं होती। बिल गेट्स की कहानी को ही लीजिए। हाँ, वो जीनियस थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी कामयाबी में किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ था। वो दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां 1970 के दशक में कंप्यूटर था। ये लाखों में एक चांस था। और वहीं दूसरी तरफ उनके दोस्त थे केंटी वान्स, जो बिल गेट्स जितने ही होनहार थे, लेकिन ग्रेजुएशन से ठीक पहले एक पहाड़ चढ़ते हुए दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। ये भी लाखों में एक घटना थी। बस फर्क ये था कि एक किस्मत थी और दूसरा जोखिम। ये हमें बताता है कि किस्मत और जोखिम, ये दोनों ऐसी ताकतें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, पर नतीजों पर गहरा असर डालती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इससे हम सीखें क्या? एक शब्द में कहूं तो विनम्रता। जब सफलता मिले तो ये मत समझिए कि आप सर्वज्ञानी हैं, और जब असफलता मिले तो खुद को कोस कोस कर खत्म मत कीजिए। और हां, जब दूसरों की जबरदस्त कामयाबी देखें तो हमेशा याद रखिए कि हम पूरी कहानी नहीं जानते। हर बड़ी सफलता के पीछे शायद कुछ ऐसा हो जिसे दोबारा दोहराया ही ना जा सके। और यहीं हम एक और जाल में फंसते हैं। हम आंकड़ों पर नहीं, कहानियों पर यकीन करते हैं। कोई सुनता है कि एक बेकरी वाले ने $200 मिलियन की लॉटरी जीती, और अचानक लॉटरी का टिकट खरीदना एक समझदारी भरा फैसला लगने लगता है। हम भूल जाते हैं कि जीतने की संभावना 30 करोड़ में से एक है, पर कहानी इतनी अच्छी लगती है कि हम उस पर यकीन कर लेते हैं। ठीक यही चीज 2021 के क्रिप्टो बूम के साथ हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई क्रिप्टो से रातों रात अमीर बन रहा था। हजारों नए टोकन लॉन्च हुए जिनका कोई असली मकसद नहीं था, बस एक नाम था, एक कीमत थी और एक सपना था। लोगों ने गणित नहीं खरीदा, उन्होंने सपना खरीदा। तो हमेशा खुद से ये पूछना बहुत जरूरी है, क्या ये बात तथ्यों पर आधारित है या बस एक अच्छी लगने वाली कहानी है? चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। इसमें हम देखेंगे कि हमारी अंदरूनी सोच कैसे हमारे खर्च करने के तरीकों में झलकती है, यानी दिखावे का जाल। ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को सिर्फ और की तलाश में बर्बाद कर देते हैं। और ज्यादा रुतबा, और ज्यादा पहचान, और ज्यादा वाहवाही। सैम बैंकमैन-फ्राइड की कहानी को ही देख लीजिए। 2021 में सिर्फ 29 साल की उम्र में उसकी नेटवर्थ $20 बिलियन से ज्यादा थी, लेकिन पर्दे के पीछे वो चुपचाप अपने ग्राहकों के पैसे का इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए नहीं कि उसे जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि उसे और चाहिए था, और कंट्रोल, और रुतबा, और ताकत। बस इतना काफी है, ये शब्द उसकी डिक्शनरी में थे ही नहीं, और फिर पूरा साम्राज्य रातों रात ढह गया। यही है कभी पर्याप्त नहीं होने का खतरा। आज की दुनिया में तुलना का कोई अंत नहीं है। जैसा दार्शनिक बर्टन डसल ने कहा था, आप सिर्फ कामयाबी से ईर्ष्या को खत्म नहीं कर सकते,
नेपोलियन को सीजर से जलन थी, सीजर को सिकंदर से, और सिकंदर को हरक्यूलिस से, जो कि असल में था भी नहीं। हम सबको अच्छा लगता है ना जब लोग हमारी तारीफ करें, और हमें लगता है कि अगर हमारे पास सही गाड़ी होगी, सही घड़ी होगी, सही घर होगा तो लोग हमसे इंप्रेस होंगे। पर असल में ऐसा होता नहीं है। जब कोई सड़क पर एक फरारी देखता है तो वो ये नहीं सोचता, वाह इस गाड़ी का ड्राइवर कितना कामयाब होगा। वो सोचता है, काश ये गाड़ी मेरे पास होती। वो आपकी तारीफ नहीं कर रहा, वो खुद को उस गाड़ी में इमेजिन कर रहा है। इसी को कहते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए चीजें खरीदते हैं जो हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। सच तो यह है कि अमीर दिखने की दौड़ में शामिल होना गरीब बनने का सबसे तेज रास्ता है। हम अक्सर अमीरी को उन चीजों से मापते हैं जो दिखती हैं, गाड़ी, घर, कपड़े। लेकिन असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। आप किसी को $1 लाख की कार चलाते देखते हैं और मान लेते हैं कि वो अमीर है, पर जो आपको नहीं दिखता वो है उस कार का लोन, उसे मेंटेन करने का स्ट्रेस और उस दिखावे को बनाए रखने का प्रेशर। अमीर दिखना मतलब खर्च करना, जबकि धनी होना मतलब खर्च न करना। दौलत वो पैसा है जिसे आपने बड़ी गाड़ी खरीदने में नहीं उड़ाया, इंस्टाग्राम पर शो ऑफ नहीं किया, या बस एक पल के लिए कामयाब महसूस करने के लिए नहीं जलाया। दौलत आपको आज़ादी देती है, वक्त देती है और मन की शांति देती है। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, जिसमें हम लंबी अवधि की सोच से जुड़े जालों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे समय और सब्र ही असली दौलत बनाते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी बताता है कि क्यों बाजार में टिके रहना शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से कई ज़्यादा ज़रूरी है। इतिहास देखें तो 1 साल में स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने की संभावना 68% है, 10 साल में ये 88% हो जाती है और 20 साल में पूरे 100%। लेकिन इन नंबरों का कोई मतलब नहीं है अगर आप घबराकर बीच में ही खेल छोड़ दें। लंबी अवधि की तरक्की धीमी और उबाऊ होती है, वहीं दूसरी ओर निराशावादी बातें ज़्यादा स्मार्ट और प्रैक्टिकल लगती हैं। बुरी खबरें हमारा ध्यान खींचती हैं, लेकिन निराशावाद अक्सर शॉर्ट टर्म का शोर होता है। असली कहानी दिनों या महीनों में नहीं, दशकों में सामने आती है। देखिए, निवेश करना फ्री नहीं होता, और मैं यहाँ ब्रोकरेज फीस की बात नहीं कर रहा। आप हमेशा पैसे से कीमत नहीं चुकाते, आप कीमत चुकाते हैं डर से, शक से और अपने पोर्टफोलियो को रातों रात 30% नीचे गिरते हुए देखने के दर्द से। ये निवेश की छिपी हुई कीमत है। मॉर्गन हाउसल इसे एक फीस की तरह देखने को कहते हैं, जुर्माने की तरह नहीं। ये कोई सजा नहीं है, ये बाजार में एंट्री करने की फीस है। नेटफ्लिक्स का उदाहरण लीजिए, 2002 से 2018 के बीच इसने 35,000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, लेकिन इस दौरान 94% समय ये अपने पिछले ऑल टाइम हाई से नीचे ही ट्रेड कर रहा था। मतलब जीतने के लिए आपको लगातार असहज महसूस करने की फीस चुकानी पड़ी। वॉरेन बफेट, नाम तो सुना ही होगा। आज उनकी नेटवर्थ करीब $160 बिलियन है। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ये सब किया कैसे? यकीन माने, जवाब आपको हैरान कर देगा। और ये रही असली चौंकाने वाली बात। उनकी $160 बिलियन की दौलत में से $156 बिलियन से भी ज्यादा उनके 65वें जन्मदिन के बाद बने, यानी लगभग 97.5%। वो बहुत बड़े बड़े रिटर्न के पीछे भागकर अमीर नहीं बने, वो बहुत जल्दी शुरू करके और बहुत लंबे समय तक टिके रहकर अमीर बने। उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू कर दिया था। फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आपका दिमाग नहीं बल्कि समय है। कंपाउंडिंग का मतलब सिर्फ जबरदस्त रिटर्न कमाना नहीं है, इसका असली मतलब है ठीक ठाक रिटर्न को बहुत बहुत लंबे समय तक कमाते रहना। यही असली राज है। और इसी के साथ हम अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर पहुंचते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि पैसे का असली मकसद क्या है। तो आखिर पैसा हमें देता क्या है? इसका असली फायदा क्या है? क्या वो एक बड़ी गाड़ी है, एक आलीशान घर है या सोशल स्टेटस है? नहीं, पैसे का सबसे बड़ा फायदा है आज़ादी, खासतौर पर अपने समय पर कंट्रोल रखने की आज़ादी। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये कंट्रोल है। अपने समय को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर पाना ही वो सबसे बड़ा डिविडेंड है जो पैसा आपको दे सकता है। असल में हम सिर्फ पैसा नहीं चाहते, हम उस पैसे से मिलने वाला कंट्रोल चाहते हैं। सोचने की, सांस लेने की और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आज़ादी। मॉर्गन हाउसल की ये लाइन इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बताती है। अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होना खुश रहने के सबसे मजबूत पैमानों में से एक है। फाइनेंशियल आज़ादी का मतलब ज़्यादा पाना नहीं है, बल्कि कम की ज़रूरत होना है। इसका मतलब जल्दी रिटायर होना नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना है। तो मैं ये चर्चा एक सवाल पर खत्म करना चाहूंगा जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आपके लिए पर्याप्त या इनफ का असली मतलब क्या है?
पैसे का असली मकसद चीजें इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बनाना है जहां आपका अपने समय और अपने फैसलों पर पूरा कंट्रोल हो। पर्याप्त कितना है, ये तय करना शायद आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी फाइनेंशियल फैसला होगा।